हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको फर्स्ट पार्ट लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लॉकडाउन में फ्री में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मौका मिल जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने दो स्टोरीज पढ़ी। दो स्टोरीज में अर्बन और रूरल दो अलग अलग जगहों पे पुअर कंडीशंस, पुअर लोगों की जो सिचुएशंस है, जो लाइफस्टाइल है, वो हमने पढ़ी। उसके बाद पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़े। पॉवर्टी के मेन कुछ रीजंस पढ़े कि जिसकी वजह से गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉवर्टी में हेल्थ और स्किल्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं हमने ये भी पढ़ा है। तो प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब अगर हम मान लो कि गरीबी रेखा के नीचे के सारे लोगों को की बात करें तो सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जो हैं वो सब सेम नहीं है। अब क्यों सेम नहीं है वो देख लीजिए। क्योंकि कुछ लोग अलग अलग जाति के हैं, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट उसे कहा जाता है जो एकदम से पिछड़ी हुई है, ठीक है, जो जंगलों में रहती है, जिनको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, वो एकदम मतलब शेड्यूल ट्राइब्स टाइप के लोग, ठीक है। अमोंग द कॉमन इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। मतलब रूरल यानी कि जो गांव में रहने वाले हैं, वो जो एग्रीकल्चरल खेतों में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वो एकदम अलग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा गरीब माना जा सकता है। और वही सेम सिचुएशन है कैजुअल लेबर्स जो कि हाउस होल्ड के घर के काम करते हैं। आपके घर पे छोटे छोटे काम करने के लिए जो लोग आते हैं, मान लो साफ़ सफाई करने जो आते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा लोअर क्लास में आप उन्हें मान सकते हो। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन ऑल ऑफ ग्रुप इन इंडिया इज 2243 आउट ऑफ 100। मतलब अगर 100 लोगों को आप खड़ा करते हो तो उसमें से 23 से लेकर 45% तक लोग गरीब हो सकते हैं। इसमें से कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब्स से भी हो सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लोग तो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली 30% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 34% लेबर्स जो हैं, जो कि मतलब टाउन वगैरह सिटीज़ वगैरह में काम करते हैं, वो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। अबाउट 30% ऑफ कैजुअल लेबर्स फार्म इन रूरल एरियाज। जो गाँव में मतलब चाय की जो बागान है या फिर जो चीनी की मिल है, वहाँ पर जो लेबर काम करते हैं, जिनको कैजुअल लेबर्स कहा जा रहा है, वो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। एंड 29% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स आर ऑल्सो पुअर, ठीक है। 29% शेड्यूल कास्ट भी गरीब है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप। तो चलो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब हैं, ट्राइब वो लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब जैसे माउंटेन्स वगैरह में रहते हैं या फिर रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, ऐसे लोगों को ट्राइब्स कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, देखते हैं। सम रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स ऑल द अदर 3 ग्रुप्स, बाकी के तीनों मतलब कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर्स हैव बीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी। मतलब बाकी के ये 3 लोग गरीबी रेखा से धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनको फ़ायदा मिल रहा है।
Apart from these social groups, there is an also inequality of income within a family. In poor families, all suffers, but some suffers more than others. मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है, ठीक है. इन सम केसेस वुमन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस अवेलेबल टू द फैमिली. मतलब कुछ फैमिलीज में मान लो कि खाना बना है तो सबसे पहले मेल जो है, मतलब जो मर्द आदमी है, जो बच्चे हैं, उनको खिला देती हैं और महिलाएं भूखा रह जाती हैं. कुछ में क्या होता है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब आपस में मिलजुल कर बांट बूट कर खा लेते हैं. तो दोनों में से जो अलग अलग सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है. अब ये मैं स्टोरी आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरीज ऑलरेडी हम 2 डिस्कस कर चुके हैं. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब देखो, एक स्टेट जो है वो चाहता है कि हम गरीबी हटा दें, लेकिन हर जो स्टेट है वो सक्सेस नहीं हो रहा है. उसकी सक्सेस रेट जो है वो अलग अलग है. कोई मान लो कि 100 में से 20% सक्सेस है, कोई 25%, कोई 10%, ठीक है. तो सक्सेस रेट जो है वो सब स्टेट्स के अलग अलग हैं. देखो, हेड काउंट रेशियो was 21.9% in 11-12 स्टेट लाइक्स. देखो, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पे 21% काउंट रेशियो है, ठीक है. इंडिया हेड काउंट रेशियो एज द ग्राफ 3.2 सो Bihar and Odisha continue to be 2 poorest state with the poorest ratio of 33.7 and 32.6% respectively. तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेड काउंट, याद रखिएगा हेड काउंट रेशियो बिहार का क्या है, तो बिहार का हेड काउंट रेशियो 33.7 है और उड़ीसा का क्या है 32.6. ये दो याद रखिएगा, ठीक है. अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो वो भी ओडिशा में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है. तो यहाँ अर्बन मतलब शहरों में भी लोग हैं तो भी गरीब हैं. ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं. इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला. मतलब केरला में गरीबी रेखा से लोग धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, उनकी इनकम अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो धीरे धीरे गरीबी रेखा से मुक्त हो रहे हैं. स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट. देखो, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने खेती को इतना डेवलप किया, इतना मॉडिफाई किया, इतना मॉडर्न कर लिया कि अब वो गरीब से अमीरी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किया है. इससे पहले वाले सेकंड चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. सबसे पहले आप किसी को अच्छी एजुकेशन दो, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट कराओ और उसकी हेल्थ का ख्याल रखो. अगर आप 3 चीज़ें याद रखते हो, ESR यानी कि एजुकेशन, उसके बाद स्किल्स और उसके बाद ESH यानी कि हेल्थ. तो ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छी दे रहे हो कहीं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी. इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग. बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए जिससे कि गरीबी हटाने में बड़ी सुविधा हुई, थोड़ा सा मदद मिल गया. इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट. मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोगों को खाना बांटा जाता था, मतलब फूड ग्रेन्स बांटे जाते थे, अनाज जो बांटे जाते थे, वो उनकी इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है. तो आपको जब कहा जाएगा कि पॉवर्टी से इम्प्रूव करने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप 4-5 चीज़ें लिख सकते हो. क्या क्या लिख सकते हो वो देखो. एक तो आप फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन या लिख सकते हो,
ठीक है। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे आप 2-3 टॉपिक्स लिख सकते हो कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो एकदम सिंपल है। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि क्या कर सकते हैं, हम अपने स्किल्स के साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, हम मॉडर्न चीज़ों का यूज करें तो भी हमारी गरीबी घट सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ऐसे आंसर देना होगा और ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब अब तो हमने इंडिया की बात कर ली, अब पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं एक बार कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो देखो मेनली जो है वर्ल्ड बैंक इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखता है। पोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक। देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर आप लगभग $2 कमा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर $2 से कम है आपके पास $1.90 तो आप गरीब हो, ठीक है। अब देखो ये फॉल हुआ है 36% था 1990 में टू 10% 2015 में, अब ये 10% रह गया है। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। इट मार्क विथ great regional difference. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. तो मैंने फिर से बता दिया आपको, एक बार ध्यान से देख लो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो चुका है, देखो चाइना में, ठीक है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो चाइना में जो गरीबी रेखा थी वो 88.3% थी 1981 में, ठीक है, और वो हो गई है 14.7% 2008 में, और 2015 आते आते वो 0.7% लोग ही गरीब हैं चाइना में। सोचो कितना डेवलप किया है। और अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऐसे जगहों की बात करें तो इंडिया में भी बहुत अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ देखो आप कि लगभग द नंबर ऑफ पीपल हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 510.4 मिलियन था कब, 2005 में, और वो सीधे आधा हो गया 274 मिलियन हो गया 2013 में, ठीक है। तो 10 सालों में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला था। इन सब सहारन अफ्रीकन पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51%, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में 51% था 2005 में, वो 41% हो गया 2015 में। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4%, मतलब 2005 में लैटिन अमेरिका में 10% था पॉवर्टी और अब वो कितना 2015 में 4% रह गया। तो हर जगह से धीरे धीरे गरीबी रेखा धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। Where officially it was not existent earlier, table 3.2 show the proportion of people living under poverty in different countries. चलो एक ये हम चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखो नाइजीरिया में आज की डेट अगर 2011 के सेंसस से बात करें तो नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया में 21 पॉइंट है और पाकिस्तान में 4 पॉइंट, चाइना में 0.7। लेकिन याद रखिएगा कि इनके पॉपुलेशन के हिसाब से भी काउंट करना चाहिए, ठीक है। नाइजीरिया में 53.5% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, ठीक है, और इंडिया में 21.2। तो इन दोनों की पॉपुलेशन को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब गरीबी की जो मेन रीजन्स है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। तो गरीबी के कुछ कॉजेज हैं और प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, कॉजेज तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा कोई भी टीचर।
वन हिस्टोरिकल रीजन इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो जो अंग्रेज शासक हमारे सामने किया, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया, इसमें सब किसी को लूट कर वो अपनी तिजोरी भरते गए और गरीब और ज़्यादा गरीब और परेशान होता चला गया। तो भारत की गरीबी का एक रीजन तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रहा। ठीक है। दूसरा, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उसने क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट था, हाथ के काम करने वाले लोग थे उस समय, उन सबको उन्होंने जानबूझकर ख़त्म कर दिया, ताकि वहाँ उनकी जो मशीनों में बन रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की वजह से, वो जो अपनी फैक्ट्रीज में बना रहे थे वो प्रोडक्ट हम यूज करें। ठीक है। और इंडिया उस समय टेक्सटाइल में बहुत इम्प्रूव था। हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बेस्ट क्वालिटी की थी, बट वो डिस्ट्रॉय कर दी ब्रिटिशर्स ने। द रिजल्ट इज लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। तो इससे क्या हुआ कि एक तो उन लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया, तो दूसरा काम सीखने में, करने में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनकी फैमिली बैकग्राउंड पूरी ख़राब हो गई। तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिक रेट जो था वो घट गया। ठीक है। दूसरा रीज़न, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो उसी हिसाब से आपको उस पॉपुलेशन को रिसोर्स के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी लो है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। ठीक है। अभी तो खैर योगी जी एक प्लान लेकर आए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो कि एक फैमिली में 3 लोग हैं और एक फैमिली में 6 लोग हैं, और जो कमाने वाला है वो 600 रुपया कमाता है। मतलब इस फैमिली में जो फादर है वो 600 रुपीज़ कमाता है और इस फैमिली में जो फादर है वो भी 600 कमाता है। तो यहाँ पे जो सबको मिलेगा वो सिर्फ 100 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो सबको 200 रुपीज़ मिलेगा। तो इस वजह से भी पॉवर्टी होती है अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे तब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी। ठीक है। मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है। बट द इफेक्ट वेर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। लेकिन वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भारत के हर स्टेट में फैल नहीं पाया, वो कुछ लिमिटेड पार्ट्स में ही रह गया। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड सम जॉब्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, उन दोनों में से कोई भी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। बट दिस वेर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर्स। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जॉब आए तो आए कहाँ से। ठीक है। अनएबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स। देखो कितने सारे लोग हैं जो रिक्शा खींचने का काम कर रहे हैं। ठीक है। छोटा छोटा वेंडर बन के बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसा काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट से घर पे छोटे छोटे लोगों के मतलब घर पे जाके काम कर रहे हैं। विथ इरेगुलर सम इनकम दिस पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। मतलब इनके पास आज काम है कल नहीं है, और ऐसे में क्या होगा कि ये अच्छा घर, अच्छा हेल्थ, अच्छा भोजन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि किसी की इनकम 1000 रुपया और किसी की इनकम 100 रुपया। तो जो डिफरेंस है इनकम का, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है। अब देखो
इफेक्टिव बाय मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, ढेर सारे गवर्नमेंट्स हैं जो ऐसा रूल निकालते हैं कि अगर कोई आपका ये काम करता है, जैसे कि मिनिमम वेजेस पॉलिसी एक निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि आपको 15,000 रुपये से कम पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन हम एक स्कूल में काम करते थे, वहाँ भी वो 15,000 छोड़ो 10,000 रुपये पे काम कराने को तैयार, और स्टाफ काम भी करता था क्योंकि इंसान के पास मजबूरी है, वो काम कर रहा है और काम कराने वाले भी करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, लागू भी करना पड़ेगा। हमारे ही मतलब स्कूल में ऐसे कई स्टाफ थे जो 5,000 7,000 पे काम कर रहे थे। इवन मैं भी 15,000 से लो वेजेस पे काम 3-4 सालों तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैनी अदर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो कि गरीबी के लिए मैटर करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। स्पेंड लॉट ऑफ मनी, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय। देखो, अब एक छोटा फार्मर क्या है कि वो पैसे कभी बीज खरीदने के लिए, ठीक है, कभी खाद खरीदने के लिए, कभी कीटनाशक खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। अब वो लोन उठाता है और मान लो बाढ़ आ गई, सारा कुछ बह गया, तो वो कर्जे में डूब जाता है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। और अगर लोन मान लो कि खेती थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई तो वो बेचारा बहुत मुश्किल से वो सारा लोन चुकाकर बहुत मुश्किल से कुछ बचा पाता है। तब तक उसके घर में या तो कोई मर जाता है, या तो कोई पैदा हो जाता है, या फिर किसी की शादी हो जाती है और सारे पैसे ख़त्म, फिर से उसको पैसे मांगने होते हैं। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत रहती है एक गरीब जो फार्मर है उसके घर पे। ठीक है, दे बोरो अनेबल टू रीपो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब ऐसे में वो बेचारा जो लोन लेता है उसको वापस करे तो करे कैसे, समझ में आ रही है। अब मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया कि चलो यार अच्छे से खेती करते हैं, अच्छी सीड्स लगाते हैं, और बाढ़ आया, पूरा का पूरा खाद खत्म, पूरा का पूरा खेत खत्म। अब मेरे पास 10,000 रुपये भी गए, साल भर की मेहनत भी गई। अब मैं पैसे रिटर्न करने के लिए जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो भी अलग से लग रहा है, जो हाथ में था वो भी गया और जो उधार लिया था वो भी गया। तो ये वाली दिक्कत होती है मेनली गरीब फार्मर्स के साथ, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। अगली बार फिर से उसे लोन लेना पड़ेगा और वो लोन के पैसे चुकाते चुकाते ही परेशान। ठीक है, अब इंडिया जैसे देश में इंडिया का सबसे मेन एम होना चाहिए कि भाई हम किसी तरह से गरीबी को हटाएं। ठीक है, द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। मतलब गवर्नमेंट 2 बेस पे काम कर रही है। एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए जाएं। अब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों समझनी पड़ेगी। ओवर अ 30 पीरियड लास्टिंग अप टू अर्ली 80s देयर वेयर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। मतलब कुछ जो हमारे 1947 से लेकर 1980-19 तक बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, 45% से मतलब 2-4% आगे पीछे होता रहता था। लेकिन सिंस द 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इन, मतलब भारत ने मतलब बड़ी तेज़ी से अपना ग्रोथ निकाला, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बनकर निकला इंडिया। ठीक है, द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज 3.5% इन अ ईयर। 1970 से ग्रोथ रेट 3.7%, 3.5% तक डबल होने लगी, मतलब इतनी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और जब ग्रोथ रेट बढ़ती है तो गरीबी घटती है। ठीक है, और देखो अगर कोई पूछे तो आप लिख भी सकते हो कि इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब अगर आपको गरीबी घटानी है तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, ये एकदम क्लियर है।
इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीड टू इन्वेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। हमको ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, और मेन रिसोर्स क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो ग्रोथ होगी तभी आएगा। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल। जब कोई आदमी अमीर होगा तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, राइट, सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स को भी वो स्कूल भेजेगा। और जब वो स्कूल भेजेगा तो क्या होगा कि वो पढ़ेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, फिर से इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। However, the poor may not be able to take direct advantages from the opportunities created by economic growth. Economic growth से गरीब आदमी को बहुत जल्दी फटाफट से सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होते हैं, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। मोरओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुआ है, फिर भी अब देखते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज। ज़्यादातर लोग आज भी गांव में रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोग डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे मतलब जो ग्रोथ है वो ज़रूरी भी है। इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ अ क्लियर नीड ऑफ टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और इसीलिए गरीबी हटाओ जैसी प्रोग्राम्स को लाया गया है। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. देखो महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी का एक वो है जिसे नरेगा कहते हैं, MG नरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2005 से स्टार्ट हुआ था, और इसके थ्रू हम बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उन सबको काम देते हैं, ठीक है। और इसका एम क्या था, देखो, हर इंसान को कम से कम 100 दिन की काम हम जरूर दें, ऐसा प्लान है, ठीक है। और ऐसा मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। कई स्टेट्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है MG नरेगा के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन द, तो मान लो कि 100 दिन का मतलब कितना है, अप्रोक्स 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में एटलीस्ट वो इतना तो कमा ही लेंगे ना कि अपने खेतों में कुछ इन्वेस्ट कर सकें, राइट। अगर मान लो कि सूखा पड़ गया या फिर डिफोरेस्टेशन हो गया, आपके खेत खराब हो गए, या फिर कोई भी रीज़न हो गया, ज़मीन सोइल रीज़न हो गया, तो ऐसे में बंदा काम करके कुछ तो अर्न कर सकता है ना, जो फ़ायदा हो। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व, और 3 में से 1 जॉब महिला के लिए भी है। ये तो और अच्छी बात है कि जिसके घर पे मेल इंसान नहीं काम कर सकता किसी वजह से, वहाँ महिलाएं काम कर सकती है। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू, देखो इस स्कीम ने 220 करोड़ लोगों को काम किया है, ठीक है। 4.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को हेल्प किया है। द शेयर ऑफ SC ST वुमन, देखो मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाएं, तीनों को खूब काम दिया है, ठीक है। इसमें 23% इनके लिए अलग से मतलब कोटा है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो तो आपको पहले जॉब दी जाएगी। 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली, मतलब SC के लिए 23%, सॉरी हाँ, ST के लिए 23%, ST के लिए 17% और वुमेंस के लिए 53%, इस तरह से। तो ये तो और भी अच्छी बात है। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन, जब 2005-06 में ये स्टार्ट हुआ था तो 65 रुपीज़ था, और आज की डेट में 2013-14 में ये 132 रुपीज़ था, एक दिन काम करने की दिहाड़ी। और आजकल रिसेंटली इन मार्च 2018 की बात करें तो वेज रेट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज बीन रिवाइज्ड, और अब क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार कि 281 रुपीज़,
तो देखो कितना ग्रोथ हुआ, कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, राइट। हरियाणा में 281 रुपीज़ है, 168 रुपीज़ पर डे है बिहार और झारखंड में। तो देख रहे हो कि धीरे धीरे मतलब सैलरी भी बढ़ रही है और काम काफ़ी मिल रहा है। एक और ऐसी पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर रोजगार, जो कि शुरू हुआ 1993 में। इस स्टेट का मतलब इस पॉलिसी का काम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि आप खुद कुछ ऐसा करो कि आपका काम हो जाए, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे थे, फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एंड स्मॉल एरियाज दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस। इसमें क्या किया जाता था ना, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए आपको पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट बैंक के थ्रू, ठीक है। ये देखो, इंडस्ट्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये 1995 में लॉन्च हुआ था, ये बात याद रखिएगा। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट self employment opportunities in rural areas and small towns. A target of creating 25 lakh new jobs has been set for the program under 10th 5-year plan. तो देखो किस तरह से धीरे धीरे ये प्रोग्राम्स हेल्प कर रही हैं। और एक प्रोग्राम है देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये लॉन्च हुआ था 1999 में, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या करता है कि गरीब फैमिलीज़ को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, समझाता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे भी आप कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च्ड इन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी स्टार्ट हुई। और इसने क्या किया कि ये प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन को हेल्प कर रहा था। आंगनवाड़ी वगैरह खुल गए, ठीक है। रूरल शेल्टर्स यानी कि घरों में पानी, छत, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं देने लगे, ठीक है। कहीं कहीं तो बिजली और पानी ये सारी चीज़ें फ्री होने लगी। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना। अब एक और योजना है अंत्योदय अन्न योजना। आप सारी योजनाओं का नाम एक साइड लिख लेना और इन सब योजनाओं को एक लाइन से मेंशन कर देना अगर कोई प्रोग्राम्स के बारे में पूछता है तो। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। इन सारे जो रिजल्ट्स थे वो मिक्स हो गए, ठीक है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब पॉलिसीज तो लाई गई लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। कहीं कहीं क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है स्कीम्स की, मतलब कि एक स्कीम के बाद उसी स्कीम को कवर नहीं किया जा रहा है, सही से काम नहीं कर रही है, तब तक दूसरी स्कीम आ गई, ठीक है। और अभी भी भारत की जो गरीबी है उसको सोल्व कर पाना, मतलब इस गरीबी को हटा पाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के बैठा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल। मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ये कभी भी गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, कभी भी ऊपर आ सकते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। 10-15 सालों में हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ होगा। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑफ यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। स्ट्रेस फ्री, याद रखिएगा कि स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस लें, ज़्यादा दबाव दें और कहें कि भाई आप एलिमेंट्री एजुकेशन को ध्यान में रखिए, ठीक है। पॉपुलेशन को धीरे धीरे घटाया जाए, ठीक है। पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और महिलाओं को भी सशक्त किया जाए, महिलाओं को भी स्कूल भेजा जाए, महिलाओं को भी पढ़ाया लिखा जाए, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, तब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट poverty really means of people. It is about a minimum subsistence level of rather living or reasonable
living. More scholars advocate that we must broaden the concept of human poverty. बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हम जो गरीबी की बात कर रहे हैं या डेफिनेशन दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो बात तो सही है कि गरीबी की जो डेफिनेशन हमारे पास है वो कम है, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो प्रॉब्लम एक तो वो एजुकेटेड नहीं है तो दिक्कत, उसके पास घर नहीं है, उसके पास हेल्थ केयर नहीं है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में उसके साथ, और देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, मेल को ज़्यादा पैसा, फीमेल को कम पैसा सेम वर्क के लिए, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, और ऊपर से चाइल्ड लेबर अभी तक स्टिल कॉमन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ हमें इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। गरीबी को हटाने के लिए, इरेडिकेशन मतलब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमें टारगेट रखने होंगे और होपफुली हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आसानी से आप क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे वीडियो के अगले हिस्से में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।